ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग बहमनी साम्राज्य को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इस बहमनी साम्राज्य के सभी प्रमुख शासकों को देख लिया। और उसके बाद जब बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित होता है, जिसमें बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बरार का इलाका शामिल था, तो पांचों को अलग अलग राजवंशों ने स्थापित किया। जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, बीदर को स्थापना किसने किया? तो कासिम वरीद ने बीदर की स्थापना की थी, जिसको वरीद शाही राजवंश का स्थापना हुआ। और उसके बाद निजाम शाही राजवंश बीजापुर में, इमाद शाही राजवंश इस बरार में, और उसके बाद अहमदनगर में भी एक राजवंश स्थापित होगा, गोलकुंडा में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बीदर के बारे में देख लिया, बीदर के वरीद शाही राजवंश को देखा, और अब हम लोग इमाद शाही राजवंश को देखने जा रहे हैं, जो कि बहमनी साम्राज्य के बरार या फिर बरहद के इलाके में पड़ता था। याद रखेंगे। तो इमाद शाही राजवंश, जिसका शासनकाल 1484 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक था। तो इमाद शाही राजवंश 1484 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक था। याद रखेंगे। इसका संस्थापक फतेहुल्लाह अहमद शाह ने था। 1484 ईस्वी में इसकी स्थापना की, जिसका एक और नाम था इमाद उल मुल्क। तो इमाद उल मुल्क ने, जिसका वास्तविक नाम था फतेहुल्लाह अहमद शाह, तो इसी फतेहुल्लाह अहमद शाह जब इसका सुल्तान बनता है, इस बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत इमाद शाही राजवंश की स्थापना करता है, तो उसने एक उपाधि धारण की, इमाद उल मुल्क, और इसी नाम से वह शासन चलाया। यह ग्वालीगढ़ का राज्यपाल था, जो कि महाराष्ट्र के इलाके में पड़ता है। ग्वालीगढ़ का पर्वत पहाड़ काफी प्रसिद्ध है। तो ग्वालीगढ़ का यह राज्यपाल था, गवर्नर था, और इसका वास्तविक नाम था फतेहुल्लाह अहमद शाह। और इसने इमाद उल मुल्क की उपाधि धारण करके इस इमाद शाही राजवंश की स्थापना की 1484 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1484 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी बरहद अर्थात बरार का एलिचपुर का इलाका बनाया, जिसे अचलपुर या एलिचपुर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, अचलपुर, एलिचपुर को अचलपुर भी कहा जाता है। अचलपुर या एलिचपुर एक ही बात है। जो कपास उत्पादक क्षेत्र है, हम आपको याद होगा कि पूरे भारत में 2 इलाके ऐसे हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो कपास उत्पादक में पूरे भारत में अग्रणी राज्य हैं। तो यही जो बरार का एलिचपुर इलाका है, यह पूर्वी मध्य महाराष्ट्र, जो कि भारत का पश्चिमी इलाका है, उसी के क्षेत्र में पड़ता है। और यह कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसी को इसने राजधानी बनाई, बरहद अर्थात बरार का एलिचपुर या अचलपुर या एलिचपुर का इलाका, जो एक कपास उत्पादक क्षेत्र था, वर्तमान में भी है, जो पूर्वी मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी भारत में पड़ता है। फतेहुल्लाह अहमद शाह का एक तेलंगानी ब्राह्मण, जिसके पिता का निवास विजयनगर तथा फतेहुल्लाह का शासनकाल 1484 ईस्वी से कब तक? 1504 ईस्वी तक। याद रखेंगे। ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फतेहुल्लाह अहमद शाह एक हिंदू परिवार से संबंधित था। इसके पिता एक तेलंगानी ब्राह्मण थे, तेलंगाना के ब्राह्मण थे, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश का इलाका है। तेलंगाना उसी से कट के बना है, तेलंगाना। तो तेलंगानी ब्राह्मण थे, अर्थात यह हिंदू परिवार से संबंधित था। और इसके पिता विजयनगर के थे, विजयनगर के हिंदू थे। तो वहां से इसे उठा कर ले आया गया कर्नाटक में और मुसलमान बना दिया गया था।
जिसके पिता का निवास कहां था, तो विजयनगर था, और इसका शासनकाल चला 1484 से 1504 ईस्वी तक। याद रखेंगे कि फतेह उल्लाह अहमद शाह एक तेलंगानी ब्राह्मण जिसके पिता का निवास विजयनगर था, उसी का यह पुत्र था, और इसका शासनकाल 1484 ईस्वी से 1504 ईस्वी तक रहा। फतेह उल्लाह अहमद विजयनगर के राजा के साथ युद्ध में गिरफ्तार और मुस्लिम हाथों में सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद उसे मुस्लिम धर्म में दीक्षा दी गई और उसे मुस्लिम में परिवर्तित कर दिया गया। तो फतेह उल्लाह विजयनगर के राजा के साथ युद्ध में गिरफ्तार हो गया और उसे उठाकर मुस्लिम के हाथों में सौंप दिया गया, और उसके बाद उसे मुस्लिम धर्म की दीक्षा दी गई और मुसलमान धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। याद रखेंगे, फतेह उल्लाह को आश्रय महमूद गवा के द्वारा, तो इसको आश्रय किसने दिया था, मुस्लिम धर्म में परिवर्तन किसने किया, तो महमूद गवा ने, और इसी नाम से शासन की शुरुआत एवं प्रबंध। याद रखेंगे, तो फतेह उल्लाह को की उपाधि, फतेह उल्लाह को आश्रय किसने दिया, तो महमूद गवा ने, और फतेह उल्लाह ने माहौर को अपने राज्य में मिला लिया। तो याद रखेंगे कि जैसे ही यह इस इमाद शाही राजवंश की स्थापना किया, फतेह उल्लाह अहमद शाह ने जैसे ही इमाद शाही राजवंश की स्थापना की, तो उसे आश्रय प्रदान हुआ महमूद गवा का, क्योंकि इसी के आश्रम में वह मुस्लिम धर्म की दीक्षा प्रदान किया और मुस्लिम धर्म की दीक्षा प्राप्त किया। और जैसे ही उसने इस दीक्षा प्राप्त करने के बाद इमाद शाही राजवंश की स्थापना की, तो इसने माहौर को अपने राज्य में मिला लिया। याद रखेंगे, माहौर को, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का उत्तरी इलाका पड़ता है। तो महमूद गवा के द्वारा इसको आश्रय मिला और इसने माहौर को अपने राज्य में मिला लिया। इसे एक उपाधि प्राप्त हुई इमाद शाह। फतेह उल्लाह की उपाधि, किस चीज की उपाधि प्राप्त हुई, इमाद शाह, और इमादुल मुल्क इसने पूरा नाम रखा। तो इमाद शाह और इमादुल मुल्क के नाम से इसने शासन की शुरुआत एवं शासन की प्रबंध की। तो इसे एक उपाधि मिली इमाद शाह, और इसने उसे परिवर्तित करके इमादुल मुल्क कर दिया। तो इमाद शाह और इमादुल मुल्क की उपाधि के साथ इस फतेह उल्लाह अहमद शाह ने शासन की शुरुआत की और शासन का पूरा मैनेजमेंट किया, पूरा प्रबंध किया। इसी नाम से फतेह उल्लाह को सुभद्री के द्वारा लिखित पुस्तक इमाद उत मुल्ला की प्राप्ति हुई। तो उसके शासन काल में एक कवित्री रहती थी जिसका नाम था सुभद्री। तो उसने इसके संबंध में एक पुस्तक लिखा इसके बारे में, जिसका नाम था इमाद उत मुल्क। तो फतेह उल्लाह को सुभद्री के द्वारा लिखित पुस्तक इमाद उत मुल्क की प्राप्ति हुई। याद रखेंगे, फतेह उल्लाह इसने ग्वालीगढ़ और नरनाला में एक गढ़ का निर्माण किया, अर्थात किले का निर्माण किया। तो फतेह उल्लाह ने ग्वालीगढ़ और नरनाला में एक गढ़ का निर्माण किया, अर्थात एक किले का निर्माण किया। फतेह उल्लाह की मृत्यु कब हुई, तो 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में इस फतेह उल्लाह अहमद शाह की मृत्यु हो गई। ग्वालीगढ़ और नरनाला में इसने एक गढ़ या फिर किले का निर्माण किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फतेह उल्लाह अहमद शाह के बाद इमाद शाही वंश का अगला जो शासक बनता है उसका नाम था अलाउद्दीन अहमद शाह, अलाउद्दीन इमाद शाह, जिसका शासनकाल 1504 से 1529 ईस्वी के बीच रहता है। तो फतेह उल्लाह अहमद शाह की मृत्यु के बाद इमाद शाही वंश का अगला शासक अलाउद्दीन इमाद शाह बनता है, जिसका शासनकाल 1504 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक होता है। अलाउद्दीन इमाद शाह के द्वारा ग्वालीगढ़ को राजधानी निर्माण, यह किला एक कठिन जगह पर निर्मित है एवं काफी मजबूत है, जिसमें एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया। याद रखेंगे,
तो अलाउद्दीन इमाद शाह ने ग्वालीगढ़ को अपनी राजधानी का निर्माण किया और उस ग्वालीगढ़ के किले में, ग्वालीगढ़ का जो किला है वह एक कठिन जगह पर निर्मित है एवं मजबूत है और इसमें एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया है। मोहम्मद शाह बहमनी एक बार भागकर अलाउद्दीन इमाद शाह के पास गया और कुछ दिन बाद वहीं रहे और कुछ दिनों के बाद वह वजीर अमीर बरीद याद के पास वापस चला गया। तो उसका एक अमीर था, वजीर अर्थात वजीर था, सेनापति था, जिसका नाम था बरीद याद। तो मोहम्मद शाह बहमनी एक बार का क्या हुआ कि भागकर अलाउद्दीन इमाद शाह के पास चला गया और कुछ दिन वो उसी के पास रहा और फिर कुछ दिनों के बाद वहां से वह भागकर वजीर अमीर बरीद याज के पास वापस चला गया। याद रखेंगे, कई कारणों से अलाउद्दीन इमाद शाह की अहमदनगर के निजाम शाह से शत्रुता एवं युद्ध हो गई, जिसमें अलाउद्दीन इमाद शाह की सहायता खानदेश और गुजरात के राजाओं के द्वारा हुआ और इसमें अलाउद्दीन इमाद शाह की विजय हो गई और विजय के बाद अपनी जड़ें गुजरात के राजा को इसने क्या कर दिया, तो सुपुर्द कर दिया। तो कई कारणों से अलाउद्दीन इमाद शाह की अहमदनगर के निजाम शाह से शत्रुता हो गई और इससे युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन इमाद शाह की सहायता किसने की, खानदेश और गुजरात के राजाओं ने। और इसमें अलाउद्दीन इमाद शाह विजय प्राप्त करता है, जीत जाता है और जीतने के बाद इसने अपनी जड़ें गुजरात के राजा को सुपुर्द कर दी। जड़ें अर्थात इसमें सारी जो संपत्ति थी वह गुजरात के राजा को क्या कर दी, तो दे दी। पूरी जो इसकी महत्वपूर्ण संपत्ति थी, महत्वपूर्ण इलाके थे, वह गुजरात के राजा को दे दी। तो कई कारणों से अलाउद्दीन इमाद शाह की अहमदनगर के निजाम शाह से शत्रुता हुई एवं युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन इमाद शाह की सहायता खानदेश और गुजरात के राजाओं ने की और इसमें अलाउद्दीन इमाद शाह की विजय हुई और इस विजय के बाद अलाउद्दीन इमाद शाह की जड़ें गुजरात के राजाओं को सुपुर्द कर दी गई। याद रखेंगे, 1529 ईस्वी में अलाउद्दीन इमाद शाह की मृत्यु के बाद इमाद शाही वंश का अगला सुल्तान उसका ज्येष्ठ पुत्र दरिया इमाद शाह बना। तो 1529 ईस्वी में अलाउद्दीन इमाद शाह की मृत्यु, तो 1529 ईस्वी में अलाउद्दीन इमाद शाह की मृत्यु हो गई। याद रखेंगे, और उसकी मृत्यु के बाद अगला जो शासक बना वह कौन बना, तो इसका बड़ा पुत्र जिसका नाम था दरिया इमाद शाह। याद रखेंगे, दरिया इमाद शाह। तो 1529 ईस्वी में अलाउद्दीन इमाद शाह की मृत्यु हो गई और इसके बाद दरिया इमाद शाह अगला शासक बना, जिसका शासनकाल 1529 से 1562 ईस्वी तक रहा। 1529 ईस्वी में अलाउद्दीन इमाद शाह की मृत्यु के बाद इमाद शाही वंश का अगला सुल्तान उसका ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ा पुत्र दरिया इमाद शाह अगला सुल्तान बना। दरिया इमाद शाह का विवाह निजाम शाह के परिवार में हुआ। याद रखेंगे कि दरिया इमाद शाह का विवाह किसके साथ हुआ, तो निजाम शाह के परिवार में। चंद्रभागा नदी के पास दरियापुर शहर का इसने निर्माण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दरिया इमाद शाह ने चंद्रभागा नदी के पास एक शहर का निर्माण किया जिसका नाम था दरियापुर, जो कि वर्तमान में यह जो दरियापुर है यह एक कार्यपालिका परिषद है। यह एक क्या है, तो कार्यपालिका परिषद है। क्योंकि हमने बताया था कि अमरावती और तेलंगाना
तो अमरावती कई क्षेत्रों में बट गया था, तो जो वर्तमान का अमरावती जिला है, तो यह अमरावती जिला में यह एक कार्यपालिका परिषद है दरियापुर, याद रखेंगे अमरावती में। तो अमरावती में यह एक कार्यपालिका परिषद है वर्तमान में दरियापुर शहर, और इसका निर्माण इसी दरिया इमाद शाह ने किया था, याद रखेंगे 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में तो 1500 दरिया इमाद शाह का विवाह हुआ था निजाम शाह के परिवार में, अर्थात बीजापुर के साथ। चंद्रभागा नदी के पास इसने एक दरियापुर नामक एक शहर का निर्माण किया, जो वर्तमान में अमरावती जिला में कार्यपालिका परिषद है, और इसका निर्माण 1530 ईस्वी में हुआ। दरिया इमाद शाह का काल शांति काल था, क्योंकि इसके राज्य में शांति था, कोई युद्ध और दंगा नहीं हुआ था। दरिया इमाद शाह का जो शासन काल था वह शांति का काल था, क्योंकि इसके राज्य में काफी शांति थी, कोई युद्ध और दंगा नहीं हुआ। दरिया इमाद शाह के बाद उसका पुत्र बुरहान इमाद शाह, याद रखेंगे दरिया इमाद शाह के बाद उसका पुत्र अगला शासक बनता है, अगला सुल्तान बनता है इमाद शाही राजवंश का, जो अल्प आयु में शासक बना, जिसका शासन काल 1562 ईस्वी से 1568 ईस्वी तक रहा। वह अगला सुल्तान बना, याद रखेंगे। तो दरिया इमाद शाह के बाद उसका पुत्र बुरहान इमाद शाह, जिसका शासन काल 1562 ईस्वी से 1568 ईस्वी तक था, वह अगला सुल्तान बना इस इमाद शाही राजवंश का। बुरहान अहमद इमाद शाह की अल्प आयु का फायदा उठाकर एक बहादुर और चालाक सुल्तान तुफल खान, जो कि इसका मंत्री था, के द्वारा सारा संपत्ति जब्त कर लिया गया, और उसके बाद यह 1568 ईस्वी में क्या बन गया, तो शासक बन बैठा, और इसका शासन काल चला 1568 से 1572 ईस्वी में। याद रखेंगे कि बुरहान इमाद शाह की अल्पायु का फायदा उठाकर, हमने बताया था कि बुरहान इमाद शाह अल्प आयु में अर्थात छोटी उम्र में सुल्तान बना, तो उसी का फायदा उठाकर उसका एक बहादुर और चालाक सुल्तान मंत्री था, जिसका नाम था तुफल खां। जिसका नाम क्या था, तो तुफल खां। उसने 1568 ईस्वी में उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। कब? 1568 ईस्वी में। और उसके बाद वह अगला सुल्तान बन बैठा, और 1568 से 1572 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। तुफल खान कौन था? तो मंत्री या फिर वजीर था। किसका? तो बुरहान इमाद शाह की। याद रखेंगे, बुरहान इमाद शाह की अल्पायु का फायदा उठाकर यह एक बहादुर और चालाक मंत्री तुफल खान, वह क्या किया कि इस बुरहान इमाद शाह की सारी संपत्ति को जब्त करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया, और 1568 ईस्वी में खुद सुल्तान बन बैठा, और 1572 ईस्वी तक यह अगला सुल्तान रहा। 1572 ईस्वी में मुर्तजा निजाम शाह के द्वारा तोप खाने पर आक्रमण, इसके बाद तुफल खान नरनाल के किले में जाकर क्या हो गया, तो छुप गया। नरनाला के किले में जाकर छुप गया, और इस युद्ध में मुर्तजा निजाम शाह और उसके दीवान जंगीज खां के द्वारा तुफल खान और इमाद शाही के वंशजों की क्या हो गई, तो हत्या हो गई। और इस प्रकार अहमदनगर के निजाम वंश के द्वारा बढ़त या फिर बरार और बरहाद के इमाद शाही वंश का अंत कर दिया गया। 1853 ईस्वी में यह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, और 1948 ईस्वी में इस राजवंश का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो 1572 ईस्वी में मुर्तजा निजाम शाह, जो कि बीजापुर का था, उसने तुफल खान
और इमाद शाही वंश के वंशजों की हत्या कर दी। इस आक्रमण में निजाम शाही वंश के द्वारा तुफल खां के पुत्र शम्स उल मुल्क की भी हत्या हो गई। तो इस आक्रमण में तुफल खां के पुत्र शम्सुल मुल्क की भी हत्या हो गई। याद रखेंगे कि 1572 ईस्वी में मुर्तजा निजाम शाह के द्वारा तोप खाने पर आक्रमण किया गया। इस इमाद शाही राजवंश के तोप खाने पर आक्रमण किया गया। इसके बाद तुफल खान कहां पे जाकर छिप गया? तो नारनाला के किले में जाकर छुप गया। और इस युद्ध में मुर्तजा निजाम शाह और उसके दीवान अर्थात मंत्री जिसका नाम था जंगीज खान ने तुफल खान और इमाद शाही वंश के वंशजों की हत्या कर दी। इसमें तुफल खान के पुत्र जिसका नाम था शम्स उल मुल्क उसकी भी हत्या हो गई। और इस प्रकार अहमदनगर के निजाम शाही वंश के द्वारा यह जो बरहद या फिर बरहद का इमाद शाही वंश था उसका अंत कर दिया गया। और इसके बाद 1853 ईस्वी में यह जो इमाद शाही वंश का कुछ जो क्षेत्र बच गया था वह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। और 1948 ईस्वी में इसके अस्तित्व को, इस इमाद शाही वंश के अस्तित्व को पूरी तरह से मटिया मेट कर दिया गया। पूरा अस्तित्व ही इसको समाप्त कर दिया गया। बरार जो है उत्तर में ग्वालीगढ़ पर्वत और दक्षिण में अजंता पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। तो बरार का इलाका उत्तर में ग्वालीगढ़ पर्वत और दक्षिण में अजंता पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। याद रखें। इसके बाद अगला जो राजवंश आता है आदिल शाही राजवंश। तो अगले राजवंश को हम लोग देखें तो उस राजवंश का नाम था आदिल शाही राजवंश, जिसका शासनकाल 1489 से 1686 ईस्वी तक रहा। 1489 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक आदिल शाही राजवंश। याद रखेंगे आदिल शाही राजवंश का जो कि बीजापुर का इलाका था। और यह जो निजाम शाही राजवंश था वह कहां का था? तो अहमदनगर का था। याद रखेंगे निजाम शाही राजवंश अहमदनगर और आदिल शाही राजवंश बीजापुर। तो हमने जब निजाम शाही राजवंश को बीजापुर कहा तो वो मिस्टेक था, उसे आप लोग सुधार लेंगे। निजाम शाही राजवंश अहमदनगर का था और आदिल शाही राजवंश यह बीजापुर का था। तो आदिल शाही राजवंश जिसका शासनकाल 1489 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक था, इसका संस्थापक यूसुफ आदिल खां था जो अल्तुनिया का निवासी था। इसका निर्माण तालीकोटा के युद्ध में विनष्ट हुए विजयनगर के ध्वंसावशेषों से हुआ था और इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में हुई। तो आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल खान जो कि अल्तुनिया का निवासी था और इसने 1489 ईस्वी में विजयनगर तालीकोटा के युद्ध में जो विजयनगर विनष्ट हो चुका था तो उसी के ध्वंसावशेषों पर इसका निर्माण किया। जिस क्षेत्र तालीकोटा के युद्ध में जो क्षेत्र विनष्ट हो चुका था विजयनगर का, तो उसी क्षेत्र में इसने बीजापुर के आदिल शाही वंश की स्थापना की 1489 ईस्वी में। किसने? तो यूसुफ आदिल शाह ने, जो एक अल्तुनिया का निवासी था। इसने राजधानी बीजापुर को बनाई जो सोलापुर हुबली रेल पथ पर सोलापुर से 68 किलोमीटर दूर है और उत्तरी कर्नाटक का हिस्सा है। तो इसने अपनी राजधानी बीजापुर को बनाई जो कि सोलापुर हुबली रेल पथ पर सोलापुर से 68 किलोमीटर दूर है और यह उत्तरी कर्नाटक का हिस्सा है। इसका प्राचीन नाम था विजयपुर। याद रखेंगे इस बीजापुर का प्राचीन नाम क्या था? तो विजयपुर था। आदिल शाही सुल्तान शिया और ईरानी संस्कृति के प्रेमी थे, अर्थात ये नरम दिल थे, सुन्नी होते तो कट्टर होते। तो आदिल शाही जो सुल्तान थे या यूं कहें कि यूसुफ आदिल खान यह शिया मुसलमान था और ईरानी संस्कृति का प्रेमी था। सहिष्णु एवं न्यायप्रिय भी होते थे। ये जो आदिल शाही राजवंश के शासक थे सहिष्णु एवं उदारप्रिय होते थे, न्यायप्रिय होते थे। ईरानी, मध्य एशियाई
और तुर्किस्तान के विद्वानों से इनका खासा संपर्क था। तो ईरानी, तुर्किस्तानी और मध्य एशियाई के विद्वान इसके दरबार में, इसके राज्य में हमेशा आते रहते थे। अर्थात ईरानी, मध्य एशियाई और तुर्किस्तान के विद्वानों से इनका निरंतर संपर्क होता रहता था, याद रखेंगे। तो आदिल शाही सुल्तान शिया और ईरानी संस्कृति के शिया थे और ईरानी संस्कृति के प्रेमी थे, सहिष्णु एवं न्यायप्रिय थे। ईरानी, मध्य एशियाई और तुर्किस्तान के विद्वानों से इनका निरंतर संपर्क होता रहता था। ये सभी विद्वान इसके राज्य में अक्सर आते रहते थे। मध्यकालीन कला का महत्वपूर्ण स्थल विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध विजयनगर, यह विजयपुर के नाम से प्रसिद्ध। तो मध्यकालीन कला का महत्वपूर्ण स्थल जो था वह विजयपुर के नाम से प्रसिद्ध था। विजयपुर बहमनी राजवंश की प्रांतीय राजधानी बनने से पहले 1294 ईस्वी तक यादव वंश का एक महत्वपूर्ण नगर था। इसे याद रखेंगे कि मध्यकालीन का महत्वपूर्ण स्थल जो था वह विजयपुर के नाम से प्रसिद्ध था और विजयपुर बहमनी राजवंश की प्रांतीय राजधानी बनने से पहले 1294 ईस्वी तक यादव वंश का एक महत्वपूर्ण नगर था। इसे याद रखें। यूसुफ आदिल शाह के बाद इस्माइल आदिल शाह, जिसका शासनकाल 1510 से 1534 ईस्वी तक रहा। उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह, जिसका शासनकाल 1534 से 1558 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अली आदिल शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1558 ईस्वी से 1580 ईस्वी तक रहा। ये सभी अयोग्य सुल्तान थे। इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा फारसी के स्थान पर हिंदवी अर्थात दक्कनी उर्दू को राजभाषा का निर्माण एवं अनेक हिंदुओं की नियुक्ति। तो यूसुफ आदिल शाह के बाद जो सुल्तान हुए उनमें इस्माइल आदिल शाह, जिसका शासनकाल 1510 से 1534 ईस्वी तक था। उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह, जिसका शासनकाल 1534 से 1558 ईस्वी तक था। उसके बाद अली आदिल शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1558 से 1580 ईस्वी तक था। ये सभी अयोग्य शासक थे। इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी के स्थान पे हिंदवी अर्थात जो दक्कन का उर्दू भाषा था, दक्कन के क्षेत्र के उर्दू भाषा को हिंदवी कहा जाता था। तो इसने हिंदवी अर्थात दक्कनी उर्दू को राजभाषा बनाया, अपने राजकीय भाषा का निर्माण किया और अनेक हिंदुओं को इसने क्या किया, अपने राज्य में नियुक्त किया अच्छे पदों पर। अली आदिल शाह का विवाह अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी से हुई। तो अली आदिल शाह का विवाह किससे हुआ? तो अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी से। याद रखेंगे कि अली आदिल शाह का जो विवाह हुआ अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी से हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांद बीबी से प्रश्न आते रहते हैं। मराठों एवं शिवाजी के ऐतिहासिक गाथाओं में बीजापुर का नाम कई बार आता है। बीजापुर के सुल्तान की सेनाओं को शिवाजी ने परास्त करके अपने छीने हुए किले क्या किए थे? तो वापस कर दिए थे। तो मराठों एवं शिवाजी के ऐतिहासिक गाथाओं में इस बीजापुर का नाम कई बार आता है। बीजापुर के सुल्तान की सेनाओं को शिवाजी ने परास्त करके अपने छीने हुए किले क्या कर दिए थे? तो वापस कर दिए थे। बीजापुर के सरदार अफजल खां की प्रतापगढ़ के किले के पास शिवाजी के द्वारा बड़े ही कुशलता पूर्वक हत्या कर अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की गई। तो बीजापुर का एक सरदार था अफजल खां। जब हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, तो हम लोग पढ़ेंगे कि यह बीजापुर का एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। वह एक सरदार था जिसका नाम था अफजल खां।
वह किसी को पकड़ लेता था तो अपनी बाहों में दबोच करके उसकी हत्या कर देता था, इतना शक्तिशाली था। तो उस अफजल खान ने शिवाजी को भी दबोच कर हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी ने बड़े ही चतुराई से उसकी हत्या कर दी। उसको पहले ही पता चल गया था शिवाजी को, तो बड़े ही चतुराई से कुशलता पूर्वक इसकी हत्या की थी। और इसके बाद शिवाजी को अभूतपूर्व ख्याति भी प्राप्त हुई थी। तो भी मराठों एवं शिवाजी के ऐतिहासिक गाथाओं में बीजापुर का नाम कई बार आता है। बीजापुर के सुल्तान की सेनाओं को शिवाजी ने परास्त करके अपने छीने हुए किले वापस कर दिए थे। बीजापुर के सरदार अफजल खां की प्रतापगढ़ के किले के पास शिवाजी ने बड़े ही कुशलता पूर्वक हत्या की और अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की। 1686 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा बीजापुर का अस्तित्व समाप्त कर बीजापुर को मुगल सम्राट में शामिल कर लिया गया। तो 1686 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने बीजापुर का अस्तित्व समाप्त कर दिया और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। बीजापुर में आदिल शाही शासन के समय की अनेक उल्लेखनीय इमारतें जो उसकी तत्कालीन समृद्धि की परिचायक है। यहाँ की सभी जो इमारतें हैं प्राचीन किले या पुराने नगर के अंदर में स्थित हैं। तो बीजापुर में आदिल शाही शासन के समय की अनेक उल्लेखनीय इमारतें हैं जो उसकी तत्कालीन समृद्धि का क्या है तो परिचायक है। यहाँ की सभी जो इमारतें हैं प्राचीन किले या पुराने नगर के अंदर स्थित है। बीजापुर में संसार की सबसे बड़ी उपजाप विधि से निर्मित गोल गुंबद का मकबरा है, जिसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया था, जिसका शासन काल था 1626 से 1656 ईस्वी। तो बीजापुर में संसार की सबसे बड़ी उपजाप विधि का मतलब होता है गोल गुंबद, याद रखेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई रेलिंग नहीं होता है, तो उसे गोल गुंबद जिसको उपजाप विधि कहा जाता है। तो बीजापुर में आदिल शाही शासन के समय की अनेक उल्लेखनीय इमारतें हैं जो उसके तत्कालीन समृद्धि का परिचायक है और यहाँ की सभी इमारतें प्राचीन किले या पुराने नगर के अंदर में स्थित हैं। बीजापुर में संसार की सबसे बड़ी उपजाप विधि से निर्मित गोल गुंबद का मकबरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल गुंबद का मकबरा कहां पे है, तो बीजापुर में था। और इसका निर्माण किसने किया, तो मोहम्मद आदिल शाह ने, जो कि आदिल शाही वंश का एक सुल्तान था, जिसका शासनकाल 1626 ईस्वी से 1656 ईस्वी तक था। और यह जो गोल गुंबद था किस विधि पर निर्माण हुआ, तो उपजाप विधि, याद रखें। रोम के पेंथियन सेंट पीटर गोल गुंबद के फर्श का क्षेत्रफल 18,337 वर्ग फुट है, जो रोम के पेंथियन सेंट पीटर गिरजे के गुंबद से कुछ ही छोटा है। तो संसार का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद। पहला कौन है, तो रोम का सेंट पेंथियन सेंट पीटर गिरजे, याद रखेंगे कि रोम का पेंथियन सेंट पीटर गिरजे या दुनिया का सबसे बड़ा गोल गुंबद है, जो कि रोम में पड़ता है। और इससे कुछ ही छोटा है यह गोल गुंबद, जिसका क्षेत्रफल 18 फर्श का क्षेत्रफल अर्थात जमीन का सतह का क्षेत्रफल 18,337 वर्ग फुट है। तो गोल गुंबद के फर्श का क्षेत्रफल 18,337 वर्ग फुट है, जो रोम के पेंथियन सेंट पीटर गिरजे के गुंबद से कुछ ही छोटा है। तो यह तो था बहमनी साम्राज्य के इमाद शाही राजवंश और आदिल शाही राजवंश। तो कुछ समय के बाद हम लोग आदिल शाही राजवंश को समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अहमदनगर और गोलकुंडा को, अहमदनगर के निजाम शाही वंश को और गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश को। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद।
सो वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से हम लोग इस बहमनी साम्राज्य के सफर में आगे बढ़े और इस बहमनी साम्राज्य के आदिलशाही राजवंश को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो गोल गुंबद की ऊंचाई 175 फुट थी। इसका चाप बहुत ही विशाल है। दीवारों पर इसके धक्के की शक्ति को कम करने के लिए गुंबद में भारी निलंबित संरचनाओं का निर्माण किया गया है। तो गोल गुंबद की जो ऊंचाई है वह 175 फुट है तथा चाप जो है इसकी बहुत ही विशाल है और दीवारों पर इसके धक्के की शक्ति को कम करने के लिए गुंबद में भारी निलंबित संरचनाओं का निर्माण किया गया। गोल गुंबद में सूक्ष्म शब्द भी आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक श्रवण योग्य। तो गोल गुंबद में अगर कोई साधारण शब्द भी कहा जाए तो एक सिरा से दूसरे सिरे तक आसानी से वह पहुंच जाता है, क्योंकि इसकी बनावट अवतल के आकार की है। वह पूरी तरह से गोल है और जो सतह अवतल के आकार की होती है वहां पे परावर्तन जो है सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि सिनेमा हॉल का जो पर्दा होता है, उसके बाद डिश एंटीना होता है, ये सभी अवतल के आकार की होती है ताकि जो परावर्तन है वो बार बार हो और ज्यादा हो। तो उसी के डिजाइन से बनाया गया है यह गोल गुंबद। तो गोल गुंबद में सूक्ष्म शब्द भी आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक श्रवण योग्य है, अर्थात सुना जा सकता है। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम द्वितीय, जिसका शासनकाल 1580 से 1627 ईस्वी तक था, तो उसने एक मकबरे का निर्माण किया जिसका नाम था रौजा मलिक सदल, या फिर उसे इब्राहिम रौजा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पत्थर की सूक्ष्म कारीगरी की गई और यह तक्षण शिल्प का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें खिड़कियों की जालियां बनी हुई है जो अरबी अक्षरों के रूप में कटी हुई है, जिससे पत्थर क्या लगते हैं तो आधार रहित प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि इसके जो पत्थर हैं उस पर कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। और इसी की प्रेरणा से ताजमहल का निर्माण किया गया। और यह जो इब्राहिम रौजा का मकबरा है यह ईरानी शिल्पकारों के द्वारा निर्मित है। हिंदू शिल्पकारों का इसमें कोई भी योगदान नहीं। तो बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम द्वितीय, जिसका शासनकाल था 1580 से 1627, तो उसने एक रौजा मलिक सदल या इब्राहिम रौजा नामक मकबरे का निर्माण किया, जिसमें पत्थर की सूक्ष्म कारीगरी की गई थी तथा यह तक्षण शिल्प का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें खिड़कियों की जालियां बनी है जिसमें अरबी अक्षरों के रूप में कटी हुई। तो अरबी अक्षरों के रूप में कटी हुई इसमें खिड़कियों की जालियां बनी है और इसके जो पत्थर है ऐसा लगता है कि यह आधार रहित है, इस पर कोई आधार नहीं। और इसी की प्रेरणा से शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया और यह पूरी तरह से ईरानी शिल्पकारों के द्वारा निर्मित है। कुछ वास्तुविदों के अनुसार इब्राहिम रौजा के भवन का निर्माण शिल्प सर्वोत्कृष्ट कोटि का। तो कुछ वास्तुविदों का क्या मानना है कि इब्राहिम रौजा का जो भवन है उसका निर्माण शिल्प सर्वोत्कृष्ट कोटि का है। और याद रखेंगे बीजापुर में जुमा मस्जिद या फिर एक जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। हालांकि यह अभी भी अपूर्ण है, इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। इसके निर्माण की शुरुआत 1576 ईस्वी में हुई, लेकिन 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने भी इसे पूरा करने का प्रयास किया। तो औरंगजेब के हस्तक्षेप के बावजूद भी यह अपूर्ण रहा, अर्थात पूरा नहीं हो पाया। इसके फर्श में 2250 आयत बने हैं। इसकी ऊंचाई 240 फुट है, चौड़ाई 130 फुट है। लंबे बल में 5 तथा चौड़े बल में 9 दालान बने हैं। मध्य का स्थान
विशाल गुंबद से ढका हुआ है, जिसकी भीतरी चौड़ाई 96 फुट तथा जो प्रांगण है पूर्व पश्चिम में 187 फुट लंबा है और उत्तर दक्षिण की ओर में इसकी एक बरामदा है। तो बीजापुर का जो एक जुमा मस्जिद है या फिर जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण आदिल शाह ने किया था, वह बीजापुर की सबसे विशाल और भारत का प्रथम मस्जिद कहा जाता है। तो इसका निर्माण की शुरुआत 1576 ईस्वी में हुआ और पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने भी इसका निर्माण शुरू किया, इसको बनाने का काम प्रारंभ किया। तो औरंगजेब के हस्तक्षेप के बावजूद भी यह अपूर्ण रहा, इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसके फर्श में 2250 आयत बने हैं, इसकी ऊंचाई 240 फुट है, इसकी चौड़ाई 130 फुट है, लंबे बल में 5 तथा चौड़े बल में 9 दालान बने हैं। इसके मध्य का स्थान विशाल गुंबद से ढका हुआ है और इसकी भीतरी चौड़ाई 96 फुट है तथा इसके प्रांगण पूर्व पश्चिम में 187 फुट है, जबकि उत्तर दक्षिण की ओर एक बरामदा है। और इस जुमा मस्जिद या फिर जामा मस्जिद का निर्माण आदिल शाह के द्वारा किया गया था। कब? 1576 ईस्वी में। और इसे बीजापुर का सबसे विशाल और भारत का प्रथम मस्जिद कहा जाता है। तो अपूर्ण होने के बावजूद भी इसे बीजापुर का सबसे विशाल मस्जिद और भारत का प्रथम मस्जिद कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 10,810 वर्ग मीटर है, जिसमें 9 विशाल तोरण शामिल है और मस्जिद में सोने से लिखी हुई पवित्र कुरान की एक प्रति भी है। याद रखेंगे, बीजापुर में एक गगन महल का निर्माण किया गया। यह पूरी तरह से, जिसका निर्माण 1561 ईस्वी में किया गया। इसका केंद्रीय चाप 61 फुट चौड़ा, किंतु अब यह खंडहर बन चुका है। तो बीजापुर में एक गगन महल का निर्माण किया गया 1561 ईस्वी में और इसका केंद्रीय चाप 61 फुट चौड़ा है, लेकिन अब यह खंडहर बन चुका है। असर मुबारक महल, तो बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह ने 1646 ईस्वी में न्याय दरबार के रूप में प्रयोग करने के लिए एक असर महल का निर्माण किया, जिसे असर मुबारक महल भी कहा जाता है, जो पूरी तरह से काष्ठ से निर्मित है। काष्ठ यानी कि लकड़ी से निर्मित है। इसका सम्मुख भाग खुला हुआ है, अर्थात सामने का जो भाग है वह खुला हुआ है और इसके भीतर में लकड़ी का अलंकरण है, अर्थात भीतर में पूरी तरह से लकड़ी से इस मस्जिद का यह जो महल है वह पूरी तरह से लकड़ी का निर्माण किया गया और इसके अंदर में चित्रकारी भी की गई है। तो असर मुबारक महल जो कि काष्ठ निर्मित है, अर्थात लकड़ी से निर्माण किया गया और इसका सम्मुख भाग अर्थात सामने का भाग खुला हुआ है और भीतर में लकड़ी का अलंकरण और चित्रकारी भी है। इसका निर्माण 1646 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह ने किया, जिसका उपयोग न्याय के दरबार के रूप में प्रयुक्त होता था। बीजापुर में एक मेहतर महल का निर्माण किया गया, जो एक मस्जिद का प्रवेश द्वार था। इसमें पत्थर की नक्काशी का सुंदर काम का प्रदर्शित किया गया। इसके खिड़कियों के पत्थरों पर अनेक बेल बूटे और कंगनियों के आधार पाषाणों पर मनोहर नक्काशी की गई। तो बीजापुर में एक मेहतर महल का निर्माण किया गया, जो एक मस्जिद का प्रवेश द्वार था। इसमें पत्थर की नक्काशी का सुंदर काम प्रदर्शित किया गया और इसके खिड़कियों के पत्थरों पर अनोखे बेल बूटे और कंगनियों के आधार पाषाणों पर मनोहर नक्काशी की गई। बीजापुर में अन्य इमारत है बुखारा मस्जिद, अदालत महल, याकुत दबाली की मस्जिद, ख्वास खां की मस्जिद, छोटा चीनी महल
और फिर अर्श महल। बीजापुर की वास्तुकला आगरा और दिल्ली की मुगल कला की वास्तुकला से बिल्कुल भिन्न थी। इसकी वास्तुकला ईरानी वास्तुकला पर आधारित थी। हिंदू वास्तुकला से इसका कोई लेन देन नहीं था, याद रखेंगे। तो बीजापुर की जो वास्तुकला थी आगरा और दिल्ली की वास्तुकला से बिल्कुल ही भिन्न थी, याद रखेंगे। और इसकी वास्तुकला ईरानी वास्तुकला पर आधारित थी। गोल गुंबद विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुंबद है और पहला कौन हमने बताया था, रोम का पैंथियन गॉज। तो गोल गुंबद विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुंबद है जिसका व्यास 44 मीटर है, ऊंचाई 51 मीटर है। इसके बनने में 20 बरस का समय लगा और इसमें कोई भी सहारे के लिए कॉलम नहीं है। तो गोल गुंबद विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुंबद है जिसका व्यास 44 मीटर, ऊंचाई 51 मीटर है और इसके बनने में कुल 20 वर्ष का समय लगा और इसमें सहारे के लिए कोई भी कॉलम नहीं बना है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। बीजापुर का मलिकाए मैदान, तो बीजापुर का मलिकाए मैदान विश्व की सबसे बड़ी तोप है, याद रखेंगे। जो 14 फीट लंबा है, इसका वजन 55 टन है। चबूतरे पर रखी इस तोप का नोजल सिंह के आकार का है और इस तोप का भार 1549 ईस्वी में लाया गया। तो बीजापुर में एक मलिकाए मैदान नाम की विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मलिकाए मैदान किसे कहते हैं, तो बीजापुर में विश्व की सबसे बड़ी तोप है उसे कहते हैं, जिसका लंबाई 14 फीट लंबा है, वजन 55 टन है। चबूतरे पर रखी इस तोप का जो नोजल है वह सिंह अर्थात शेर के आकार का है और इस तोप का भार 1549 ईस्वी में बीजापुर में लाया गया था। और ऐसा कहावत है कि जो भी इस तोप को छू लेता है, मलिकाए मैदान को छू लेता है और मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसी एक मिथक है। 16वीं शताब्दी का बीजापुर का किला और 1561 ईस्वी में निर्मित आदिल शाह प्रथम का शाही गगन महल काफी प्रसिद्ध है, जिसमें 3 शानदार मेहराब बने हैं और भूमि तल में एक दरबारी हॉल बना हुआ है। तो 16वीं शताब्दी में बीजापुर के किला का निर्माण किया गया। 1561 ईस्वी में आदिल शाह प्रथम ने एक शाही गगन महल का निर्माण किया जिसमें 3 शानदार मेहराब हैं और इसके बीच में एक भूमि तल का हॉल है जिसका उपयोग दरबारी हॉल के रूप में प्रयुक्त होता था। 1589 ईस्वी में आदिल शाह द्वितीय के द्वारा निर्मित आनंद महल राजकीय परिवार की महिलाओं का एक गर्भगृह। तो 1589 ईस्वी में आदिल शाह द्वितीय ने एक आनंद महल का निर्माण किया जिसका उपयोग राजकीय परिवार की महिलाओं के गर्भगृह के रूप में किया जाता था। तो 1589 ईस्वी में आदिल शाह द्वितीय ने आनंद महल का निर्माण किया जिसका उपयोग राजकीय परिवार की महिलाओं के गर्भगृह के रूप में होता था। बीजापुर की राजधानी का मुख्य भाग नौरसपुर था, यही वास्तविक राजधानी थी। तो बीजापुर को राजधानी बनाया था इस आदिल शाही राजवंश ने, लेकिन बीजापुर में उसका एक मुख्य भाग था नौरसपुर। वास्तविक राजधानी बीजापुर की यही थी। तो बीजापुर की राजधानी का मुख्य भाग कौन था, तो नौरसपुर, और वास्तविक राजधानी यही थी इस आदिल शाही राजवंश की। तो यह तो था आदिल शाही राजवंश। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कुतुब शाही राजवंश की ओर। कुतुब शाही राजवंश जो 1512 से 1687 ईस्वी तक था।
तो कुतुब शाही राजवंश 1512 से 1687 ईस्वी तक था। इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में की और इसी साल इसने हैदराबाद शहर का भी निर्माण किया। तो कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही राजवंश की स्थापना 1512 ईस्वी में की और इसकी स्थापना हैदराबाद शहर के निर्माण के बाद किया। तो 1512 ईस्वी में हैदराबाद शहर का निर्माण किसने किया? तो कुली कुतुब शाह ने, और यहीं पर इसने 1512 ईस्वी में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना की। और इस राजवंश को 1687 ईस्वी में औरंगजेब अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता है और उसके बाद यह साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो 1687 ईस्वी में गोलकुंडा औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है और यह कुतुब शाही राजवंश समाप्त हो जाता है। इसकी राजधानी कहां थी? तो गोलकुंडा, जो कि दक्षिण भारत के राजधानी, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 5 मील पश्चिम में स्थित थी, जो अब एक ध्वस्त नगर के रूप में दिखाई पड़ता है। यह अब ध्वस्त हो गया है। तो इसकी राजधानी थी गोलकुंडा, जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से 5 मील दूर पश्चिम में स्थित था। सबसे इंपॉर्टेंट इस गोलकुंडा के बारे में पूछा जाता है कि गोलकुंडा कुतुब शाही राजवंश में हीरे एवं जवाहरात के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। तो यह पूछा जाता है कि गोलकुंडा किस रूप में प्रसिद्ध था? तो हीरे का सबसे बड़ा खान गोलकुंडा में था। तो हीरे एवं जवाहरात के रूप में प्रसिद्ध, के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था इस कुतुब शाही राजवंश में कौन? गोलकुंडा। गोलकुंडा के दुर्ग का निर्माण 14वीं शताब्दी में वारंगल के राजा के द्वारा, पर 16वीं शताब्दी में बहमनी राजाओं के द्वारा इस पर अधिकार करके इसका नाम क्या रखा गया? तो मुहम्मद नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो 14वीं शताब्दी में गोलकुंडा के दुर्ग का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो वारंगल के राजा के द्वारा। लेकिन 16वीं शताब्दी में बहमनी राजाओं ने इस पर कब्जा कर लिया और इस पर अधिकार करके इसका नाम क्या रख दिया? तो इसका नाम रख दिया मुहम्मद नगर। गोलकुंडा के दुर्ग का निर्माण ग्रेनाइट के पत्थर से, जिसमें 8 दरवाजे और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार, और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो दक्षिण में मूसी नदी बहती है। तो पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सारी चीजें इसे क्लियर कर देंगे। तो गोलकुंडा के दुर्ग का निर्माण कौन से पत्थर से हुआ? तो पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थर से हुआ है और इसमें 8 दरवाजे हैं, याद रखेंगे, और पत्थर की 3 मील लंबी एक मजबूत दीवार भी है। और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो मूसी नदी, और इसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। गोलकुंडा दुर्ग से आधा मील की दूरी पर ग्रेनाइट पत्थर के कुतुब शाही राजवंश के राजाओं के मकबरे स्थित हैं, जो वर्तमान में टूटी फूटी अवस्था में दिखाई पड़ता है। तो गोलकुंडा दुर्ग से आधा मील की दूरी पर ग्रेनाइट पत्थर के कुतुब शाही राजाओं के मकबरे बने और यह अब टूटी फूटी अवस्था में पड़ा हुआ है। तो यह तो था कुतुब शाही राजवंश और आदिल शाही राजवंश। तो आदिल, इसके बाद हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे और एक बार चलेंगे अहमदनगर की ओर, और इसके बाद बहमनी साम्राज्य के कुछ और फैक्ट को देखेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे इस बहमनी साम्राज्य को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक